पिछले पार्ट में बेरू ने शिमिसू की गर्दन काट दी थी, जो देखकर वो दोनों हंटर्स चौकन्ने हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, बेरू केंजू की गर्दन भी काट देता है। और जब दूसरा हंटर वहां से भागने लगता है, वो एंट उस तक भी पहुंच जाता है और उसकी गर्दन भी धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ उस गुफा के अंदर कोरिया के एस रैंक हंटर्स लड़ रहे थे। इन एंट्स की ताकत एक एस रैंक हंटर के बराबर है, पर इसके बावजूद भी उनकी मूवमेंट्स काफी सिंपल हैं। तो हंटर्स अपनी टैक्टिक्स का यूज करके उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा रहे थे। एक एक करके वो उन सभी एंट्स को हरा देते हैं। इन एंट्स की एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा मजबूत है। शुक्र है कि ये ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा भी हुए तो सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना। अभी तो तुम्हारी फटी पड़ी थी और अब देखो अचानक से ही बहादुर लग रहे हो। अच्छा, और खुद को तो देखो, तुम तो एक्सपीरियंस्ड हंटर थे ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि गर्दन कटने के बाद भी ये हिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर बाइक एक एंट के सर को कुचल देता है। हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, मॉन्स्टर्स की ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी हमें कोई ऐसी एंट नहीं मिली जो दो पैरों पे चलती हो। मैं आगे से एक पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। अगर तुम्हें ये इतनी दूर से पता लग रहा है तो बाइक अपनी एबिलिटीज से उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। बाइक अपनी एबिलिटीज का यूज करके एंट्स की क्वीन की लोकेशन का पता लगा लेता है। क्वीन कई 100 सोल्जर से घिरी हुई है। हमें नहीं पता कि क्वीन एंट की क्या ताकत है, पर मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। वहीं बाहर दो जापानीज हंटर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो अपने साथी हंटर्स को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी उन्हें एक का चश्मा दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाते, उसका साथी उल्टी करने लगता है। इतनी ज्यादा घटिया बदबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये स्मेल बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपने सबसे पावरफुल हमले से उसी डायरेक्शन में अटैक करता है, लेकिन इससे एंट किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बर्फ के साथ ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ कुछ और जापानीज हंटर्स बाकी के हंटर्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर सामने इतने सारे एंट्स होने की वजह से वो उन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकते। वहीं कोरिया के हंटर्स अब क्वीन के चेंबर में पहुंच गए हैं, जहां वो बहुत सारे छोटे एंट्स से घेरी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो बेउंग अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को बूस्ट दे देता है, क्योंकि बूस्ट ही तो सीक्रेट है ना एनर्जी का। इसके बाद चोई अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर हमला करता है। नॉर्मली मैं इतनी फायर पावर यूज नहीं करता, पर ये सिचुएशन अलग है। बाइक भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है और अब वो एक व्हाइट टाइगर जैसा दिख रहा था। जब ये सारी चीजें चल रही थी, कैमरामैन को एक टीम से बंदा कॉल करता है, जो उसे बताता है कि रेड की व्यूअरशिप 86 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई है, जो कि 380% से भी ज्यादा है। और अच्छे फुटेज के लिए वो रिपोर्टर और आगे जाने लगता है, लेकिन तभी बेउंग उसे रोक देता है। भूलो मत, ये एस रैंक रेड है, तुम्हें अपने सेफ्टी का पहले ध्यान रखना चाहिए। उन सब की लड़ाई लाइव पूरे देश में दिखाई जा रही थी, जिसे सभी लोग बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लिम अपनी एरो से उन सभी एंट्स के ऊपर हमला करता है, जिन्हें वो 100 की तादाद में एक ही बार शूट कर सकता है। दूसरी तरफ चोई भी अपने फायर मैजिक का यूज करता हुआ उन्हें मारता जाता है। वहीं बाइक अपने व्हाइट टाइगर फॉर्म में अपने हाथों से ही उन एंट्स को मारता जा रहा था। दूसरी तरफ चा अपनी स्वॉर्ड से एक एक करके एंट्स को काटती जाती है। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ने के बाद वो वहां मौजूद सभी एंट गार्ड्स को मार गिराते हैं और अब उनकी फाइट क्वीन एंट से होनी थी। क्वीन माँ डोंग के ऊपर हमला करती है, पर वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक देता है, जिसके बाद लिम अपनी एरोस को उसके शरीर के ऊपर फायर करता है। वहीं बाइक भी उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी क्वीन अपनी पॉइजन ब्रेथ से उनके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से सभी हंटर्स घायल होने लगते हैं। पर पीछे खड़ा बेउंग अपनी हीलिंग मैजिक से उन सभी को बड़ी जल्दी हील कर देता है। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं तुम्हें हर बार वापस खड़ा करूंगा, चाहे जितनी भी बुरी तरह से तुम घायल क्यों ना हो। ये देखकर क्वीन बेउंग के ऊपर हमला करने जाती है, पर माँ डोंग उसे रोक देता है और मौका देखकर चोई उसके ऊपर अपने फायर बॉल से हमला करता है। लेकिन इतने खतरनाक हमलों के बावजूद भी क्वीन अभी भी खड़ी थी और अचानक से ही वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पूरे आइलैंड तक पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो मदद के लिए चिल्ला रही है, तो वो चांस नहीं लेना चाहते। वो बाकी के एंट्स को यहाँ आने नहीं दे सकते थे, तो चोई उसके ऊपर फायर से हमला करता है, जिसके बाद दो हंटर्स उसे पकड़ कर रखते हैं और चाहे अपनी स्पीड से उसके सभी पैरों को काटती जाती है, जिसकी पावर्स को बेउंग बूस्ट कर रहा था। उसके सभी पैरों के स्लाइस होने की वजह से क्वीन जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद चा अपने अगले हमले के साथ उसकी गर्दन को उसके सर से अलग कर देती है। जब उनकी जीत की खबर फैल जाती है, पूरा देश खुश हो जाता है। आखिरकार हमारा रेड मिशन सक्सेस हुआ। क्वीन के मरने के बाद 1-1.5 साल में वो सभी एंट्स मारे जाएंगे, जिसके बाद उस जगह पर फिर से ह्यूमंस रह पाएंगे। लेकिन नेस्ट के अंदर बाइक अभी भी परेशान था। आखिर वो क्यों चिल्लाई थी? किससे आवाज लगा रही थी? वो क्यों परेशान दिख रहा भाई? हमने उन सब का बदला ले लिया और क्वीन मारी जा चुकी है। दूसरी तरफ जो शिप इंटरफेरेंस सिग्नल भेज रही थी, वो गोटो को बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उनका इंटरफेरेंस सिग्नल काम करना बंद कर चुका है और सारी एंट्स नेस्ट की तरफ वापस जा रही है। गोटो अपनी टीम से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसे रिपोर्ट करने को कहता है। तभी चोई नोटिस करता है कि जो फायर बैरियर उसने लगाया था, उसे एंट्स ने तोड़ दिया है। लिम को लगता है कि वो क्वीन की चीख उसके सोल्जर्स को बुलाने के लिए थी, लेकिन जो एंट्स बाहर
हार गए हैं, वो मिस्टर चोय के बैरियर को तोड़ने लायक नहीं होने चाहिए। तभी वो सब लोग एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करते हैं। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वही एंट है जो वो उस बड़े एग से बाहर निकला था। एंट किंग जब अपने ऑरा को रिलीज करता है, उसकी स्मेल से चाहे अपने घुटनों पर आ जाती है, जिससे उन्हें उसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। हम इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते। लेकिन वो एंट किंग आराम से चलता हुआ उसके बगल से ही गुजर जाता है और मा डोंग कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो एंट किंग एंट क्वीन के सर को खाने लगता है। उसके सर को खाने के बाद वो गुस्से में उन सभी हंटर्स की तरफ देखता है। अगले ही पल में वो चाहे के पीछे खड़ा हो जाता है और एक ही हमले से उसके हाथों को तोड़ता हुआ सीधा एक पिलर में भेज देता है। उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मा डोंग एक जायंट में बदल जाता है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन वो एंट किंग कहीं ज्यादा ताकतवर था और वो अपने एक ही मुक्के से उसकी शील्ड के साथ साथ उसके हाथ को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मा डोंग हार नहीं मानता और वो अपने दूसरे हाथ की स्पेयर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर एंट किंग उसके दूसरे हाथ को भी उसके शरीर से अलग कर देता है। बाइक भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंट किंग बड़ी ही जल्दी उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और जब चोय अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करने जाता है, इससे पहले वो उसे शुरू करता, एंट किंग उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इसके बाद लिम अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एरो से उसके ऊपर हमला करता है, पर एंट किंग अपने एक ही हाथ से उसके एरो को पकड़कर तोड़ देता है, जिसके बाद वो इंस्टेंटली उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर मुक्का मारता है। जब एंट उसे जान से मारने वाला था, तभी मा डोंग वापस आ जाता है। जब तक हमारे पास दुनिया का बेस्ट हीलर है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं बियोंग ने अपनी कैमोफ्लेज स्किल का यूज करके खुद को छुपा लिया था। अपनी स्किल से वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, पर इसको यूज करने के वक्त वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, टीम को कुछ नहीं होगा। वहीं एंट किंग फिर से मा डोंग की बुरी तरह से कुटाई करने लगता है और ये वाला सीन जैसे हल्क ने लोकी को पटका था, बिल्कुल उल्टा लग रहा था देखने में। वो उसकी बुरी तरह से कुटाई कर देता है और तभी अचानक से वो बियोंग को सेंस करने लगता है और इससे पहले कि वो वहां से मूव कर पाता, पीछे से एंट किंग आकर उसके शरीर में अपना हाथ घुसा देता है। बाइक भाग जाओ यहाँ से। तभी एंट किंग अपने मुंह से उसके सर को खा जाता है। बाइक उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है, तभी वो बियोंग की बॉडी को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बाइक अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। भाग बाइक भाग जाओ यहाँ से। वो वही शब्द बोल रहा था जो बियोंग ने मरते वक्त कहे थे। तुम सबके सब कमजोर हो। तुमने हमारी क्वीन को मार दिया। तुम्हारे सोल्जर्स को मारकर बदला पूरा नहीं होगा। बताओ तुम्हारा किंग कहाँ है? तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग बंदा फील होता है और वो बाइक को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। बाहर क्या वो गोटो की बात कर रहा है? नहीं, मेरे पास अभी इन सब का समय नहीं है। मुझे सबको लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहां पर एंट्स का झुंड पहुंच जाता है। बाहर गोटो की टीम को पता लगता है कि उनकी दो टीम्स कोई भी जवाब नहीं दे रही हैं। क्या ये कोई सिग्नल का इशू है? नहीं, यहाँ कम्युनिकेशन तो काफी अच्छे से हो रही है। टीम ब्रावो, क्या तुम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट कर पा रहे हो? नहीं, पर क्या आप चाहते हैं कि हम वहां जाकर चेक करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। जो लोकेशन डिसाइड हुई थी, तुम लोग वहीं पर हमारा इंतजार करो। गोटो और उसकी टीम मिसिंग स्क्वाड्स की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां से उन्हें आखिरी बार सिग्नल मिला था। लेकिन वहां बस उन्हें अपनी टीम की डेड बॉडीज मिलती है। तभी उन्हें जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन का कॉल आता है। तुम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चेक इन क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ हंटर्स मारे गए हैं। जब तक तुम जिंदा हो, इनसे क्या ही फर्क पड़ता है? इंटरफेरेंस सिग्नल कैसे काम कर रहे हैं? कुछ टाइम पहले उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सारी एंट्स नेस्ट में वापस चली गई। अच्छा, उनके साइज के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कोरिया के हंटर्स के बचने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? उन एंट्स के साइज को देखकर लगता है कि उनके जिंदा बाहर आने के चांस 0% है। ये सुन के जापान का चेयरमैन उन्हें वहां से वापस आने का ऑर्डर दे देता है। पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद भी जापानीज हंटर्स को टेम्पररीली वापस आना पड़ा। उनके सैक्रिफाइस को ऑनर करने के लिए वहां दूसरी स्ट्राइक टीम जाती है, जो जेजू आइलैंड की रेड को फिनिश करेगी। इससे कोरिया की मिलिट्री फोर्स बहुत कमजोर हो जाएगी और हम वहां के एस रैंक गेट्स को कब्जा कर पाएंगे। सभी हंटर्स लोकेशन पर पहुंच जाओ। समुद्र से सेकंड स्ट्राइक टीम वहां पहुंचने ही वाली होगी। चेयरमैन के ऑर्डर्स को वो अपने टीम को बताने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एंट किंग पहुंच जाता है और वो उनकी टीम की लड़की ही गर्दन ही काट देता है। तुम यहाँ से चले जाओ और दूसरी टीम को ज्वाइन करो। होशिनो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अगर तुम यहाँ रहे तो सिर्फ मेरे रास्ते में ही आओगे। जिसके बाद होशिनो वहां से चला जाता है। वहीं एंट किंग अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है। क्या तुम ही इंसानों के किंग हो? उसे बात करता हुआ देखकर गोटो हैरान हो जाता है। हाँ, मैं ही किंग हूँ। उसके इतना कहते ही एंट किंग अपनी और भी ज्यादा पावर्स रिलीज करने लगता है। उसकी मैजिकल एनर्जी को देखकर गोटो डर जाता है और उसे याद आता है कि ऐसा ही डर जिन्वो ने उसे फील कराया था। वहीं दूसरी तरफ नेस्ट के अंदर वो सभी आने वाली हजारों एंट से लड़ रहे हैं, पर अभी लड़ने की हालत में सिर्फ चोई ही है। पर वो अकेला इतनी सारी एंट्स को नहीं रोक सकता।
रखता था और उन सभी को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उन्हें लगता है कि आज वो यहीं मारे जाएंगे। वो सब लोग परलोक सिधारने ही वाले थे, तभी उनकी शैडो से जिन्वो के सोल्जर बाहर आ जाते हैं, जो वहाँ एक बैरियर सा बनाकर उन सभी एंट्स को वहीं पर रोक देते हैं। उन सभी सोल्जर्स को देखकर पाइक हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं, जो वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है। वो सभी कंफ्यूज हो रखे थे कि ये सारी चीजें हैं क्या। तभी वहाँ पर और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। एक ग्रे सायरन, टैंक और टस्क मिलकर उन सभी एंट से लड़ रहे थे। तभी उनके पीछे से जिन्वो आता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यहाँ पर कैसे आया। दूसरी तरफ बाहर के सीन में हमें पता लगता है कि किसी वजह से टेलीकास्ट बंद हो गया है। चैनल का स्टाफ भी परेशान हो रखा है क्योंकि वो कैमरामैन को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वो कैमरामैन अपने डब्बे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पे अभी तक नो सिग्नल आ रहा है। इसके बाद जिन्वो के कहने पर आयरन अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे एंट्स उसी के ऊपर हमला करने जाने लगते हैं। जिसके बाद इग्रिस और आयरन दोनों ही उन एंट से लड़ने लगते हैं और जो भी एंट उन हंटर्स की तरफ आ रहा था उन्हें टस्क अपने बैरियर से रोक देता है। इसके बाद जिन्वो अपना हीलिंग पोशन निकालता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इसे किसी को नहीं दे सकता, तो वो अपने हाथों से ही उन्हें पिलाने लगता है। जैसे जैसे सभी लोग पोशन को पीते हैं उनकी सारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन चाहे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जब जिन्वो उसे पोशन पिलाता है वो उसके ऊपर असर करता ही नहीं। इसका ऑरा तो कम ही होता जा रहा है, हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम लोग इसे लेकर यहाँ से चले जाना। लेकिन तभी वहाँ पर एंट का और भी बड़ा झुंड आ जाता है। वहीं गनही और हंटर एसोसिएशन के सारे लोग सिग्नल ना मिलने की वजह से परेशान हो रखे थे और गनही कहता है कि उन्हें रिट्रीवल और मेडिकल टीम को तैयार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्वो की फैमिली को देखते हैं, जिनका टीवी ही खराब हो चुका है, तो जिन्हा अपने कमरे में जाकर अपने मोबाइल में ही टेलीकास्ट देखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो जापानीज से सिग्नल इंटरफेरेंस वाले लोग आए थे वो वहाँ के चेयरमैन को बता देते हैं कि जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये चीज पक्की हो चुकी है कि गोटो मर चुका है, क्योंकि तब से ही वो गोटो को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही नेस्ट में जिन्वो देखता है उसके जो हाई रैंकिंग सोल्जर्स हैं उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं हो रही, पर जो लो रैंकिंग सोल्जर्स हैं उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे और भी ज्यादा ताकत का यूज करना होगा, पर इन सब के सामने नहीं, इन सब की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो सारे डेड एंड सोल्जर्स को अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है और उसके सामने जितने भी एंट्स थे वो अपने किंग के लिए रास्ता बनाने लगते हैं और बेरून के बीच से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे देखकर सारे हंटर्स डर जाते हैं। बाहर तो तुम्हारा किंग नहीं था, क्या वो यहीं पर है? उसे देखकर जिन्वो उसी की तरफ जाने लगता है। बाकी हंटर्स उसे रोकना चाहते हैं पर वो उनकी नहीं सुनता। जिसके बाद एंट किंग और जिन्वो आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने लगते हैं। क्या इंसानों के किंग तुम ही हो? हाँ, एक बोलने वाला कीड़ा। वहीं दूसरी तरफ ठक ठक करते करते कैमरामैन का कैमरा चल पड़ता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार वो फीड को लाइव रखेंगे। एक बार फीड पहले ही रुक चुकी है, उससे बुरा भला क्या ही होगा। जिसके बाद वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं और जूही के साथ साथ बाकी के हंटर्स भी देख लेते हैं कि जो एंट किंग के साथ लड़ रहा है वो जिन्वो है। वहीं इस चीज को जिन्हा भी देख लेती है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इतनी जल्दी वो वहां पर कैसे पहुंच गया। इससे क्या फर्क पड़ता है, अब हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ उसी पर टिकी हैं। अचानक से ही बेरू जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां चारों ओर धूल उड़ जाती है। उसने अपने अपोनेंट को कमजोर समझने की गलती कर दी। वो तो एक मेज टाइप हंटर है, तो वो भला आगे क्यों गया? लेकिन जब सारी धूल हटती है वो लोग देखते हैं कि जिन्वो को कुछ भी नहीं हुआ था और वो सही सलामत वहीं खड़ा है। जिन्वो अपने रूलर्स हैंड से उसे अपने घुटनों पर ले आता है, जिसके बाद वो उसे खींचकर पंच मारता है। ये पंच काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बेरू भी अपनी जगह से नहीं हिलता। उसकी पावर्स को देखकर सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और वो फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो सच में एक मेज टाइप हंटर है, क्या ये अपनी एक्सोस्केलेटन की वजह से इतना मजबूत है। बेरू फिर से खड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास की चीजें टूटने लगती हैं और उनकी शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि वो कैमरामैन बड़ी मुश्किल से वहां खड़ा हो पा रहा था। वहीं जिन्वो से लड़ते वक्त एंट किंग हारने लगा था। मैं हार रहा हूँ, वो भी ताकत में। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जिन्वो उसे जोर की पंच मारता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ काफी दूर जाता है। इसके बाद जिन्वो भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर अब एंट किंग को थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। जिन्वो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करता ही रहता है। तभी अचानक से वो अपनी जीभ बाहर निकालता है, जिससे वो जिन्वो को घायल कर देता है। उसकी जीभ में जहर था, जिससे जिन्वो अपने घुटनों पर आ जाता है। जहर की वजह से तुम हिल भी नहीं पाओगे, तुम्हारा अंत आ चुका है इंसान। दूसरी तरफ जापान के चेयरमैन को खबर मिलती है कि उसके एस रैंक के 10 हंटर्स मारे जा चुके हैं और उन्होंने आइलैंड पर एक ताकतवर प्रेजेंस को डिटेक्ट किया है। शायद ये वही है जिसने गोटो की जान ली है। ये सुन के चेयरमैन को लगता है कि कोरिया के सारे हंटर्स उससे नहीं लड़ पाएंगे और वो मारे जाएंगे, पर इन सब की वजह से उस एंट की हालत काफी बुरी होगी, तो वो उसे हरा सकते हैं और काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो वो अपने बचे खुचे एस रैंक्स को वापस आने को कहता है, जो कि दूसरी स्ट्राइक टीम के साथ जाकर
उस एंट को खत्म कर देगी। लेकिन जो हंटर गोटो के पास से भागा था उसकी हालत खराब थी। उसे यकीन है कि वो उस एंट को नहीं हरा सकते। वहीं बेरू ने जब जिन्वो पर अटैक किया था वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे मुक्का मारकर पीछे उड़ा देता है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी बॉडी से पॉइजन को हटा दिया है। अब तो मुझे कोई चीज हैरान नहीं कर सकती। मेरी परसेप्शन स्किल्स बढ़ चुकी हैं। मैं उसकी घबराहट को सेंस कर पा रहा हूँ और मेरी भी। मुझे जल्दी ही इसे हराना होगा। तो वो इंस्टेंटली बेरू के पास पहुंचकर उसे जोर की पंच मारता है, पर बेरू हवा में उड़कर उसके पंच को डॉज कर लेता है। पॉइजन भी इस पे काम नहीं कर रहा, ताकत में भी ये मुझसे ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है। इसके बाद बेरू खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे वो बिल्कुल ही पतला सुतला हो जाता है और उसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जिन्वो भी अपने डैगर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं बेरू ने जिन हंटर्स को खाया था वो उनकी स्किल्स को यूज करने लगता है। दोनों की फाइट काफी स्पीड में जा रही थी, जिससे कि बाकी के हंटर्स ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। इसकी स्पीड तो मेरी ही जितनी है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? ऊपर से ये पहले से भी तेज होता जा रहा है। दोनों की फाइट चलती ही जाती है इतनी तेजी के साथ कि एनिमेटर सिर्फ हमें लाइट को दिखाते हैं। तभी जिन्वो को मौका मिल जाता है और वो लगातार बेरू के ऊपर कई सारे हमले कर देता है, लेकिन फिर भी बेरू नहीं हारता। तभी वो उसे जमीन पर पटक कर अपनी तेज धार उंगलियों को उसकी आंखों में घुसाने वाला था। उसके हाथ उसकी आंखों से सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर थे। तभी जिन्वो अपनी म्यूटिलेशन स्किल को अपग्रेड कर देता है, जिसकी मदद से वो उसके हाथ और पैर दोनों को ही काट डालता है। बेरू को यकीन नहीं होता कि यहाँ हो क्या रहा है, पर क्योंकि उसने बीम को भी खाया था वो हीलिंग एबिलिटी का यूज कर सकता है। वो अपने हाथ पैर को रिजनरेट करके डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन जिन्वो फिर से उस तक पहुंच जाता है और दोबारा से उसके दोनों हाथ पैर काट डालता है। तभी बेरू जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सोल्जर्स जिन्वो की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जिन्वो बस स्माइल करता है और अपने सारे सोल्जर्स को वहां पर समन कर देता है, जिसके बाद उसके सभी सोल्जर्स मिलकर एंट्स की ऐसी की तैसी करने लगते हैं। टस्क अपने फायर मैजिक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहां एक आग की दीवार खड़ी हो जाती है और पीछे खड़े हंटर्स वहां हो रही किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे थे। मेरा जन्म ही सबसे ताकतवर बनने के लिए हुआ था। मैंने सबको हरा दिया, कोई भी मेरे सामने पल भर नहीं टिक पाया, पर फिर भी मैं इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे सर्वाइव करना होगा। एक बार मैं यहाँ से बच गया तो अपनी ताकत इकट्ठा करके वापस आऊंगा। वो अपने पंखों को रिजनरेट करके वहां से भागने लगता है, लेकिन जिन्वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके उसे वहीं पर पटक देता है और जो खुद को किंग कह रहा था वो जिन्वो के सामने गिरा पड़ा था, जिसके बाद वो डर के मारे वहां से रेंगता हुआ भागने लगता है। लेकिन जिन्वो उस तक पहुंच जाता है और उसकी रिजनरेशन एबिलिटी की वजह से वो उसके इतने ज्यादा टुकड़े करता है कि वो खुद को रिजनरेट भी ना कर पाए और वो उसके ऊपर हमला करते करते उसे हरा डालता है। बेरू के हारने के बाद वहां जितने भी एंट्स थे वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जिन्वो चाहे के पास वापस आता है, पर अब उसका ऑरा इतना ज्यादा कम हो चुका है कि वो उसे बाहर भी नहीं ले जा सकते। इसके बाद जिन्वो एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है, जिसने उसकी माँ को बचाया था। यही उसका लास्ट ऑप्शन है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है कि ये ड्रग उसकी कंडीशन पर काम नहीं करेगा। जिन्वो सोचने लगता है कि भला वो इसे बचाने के लिए क्या कर सकता है। तभी उसकी नजर पीछे जाती है और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एक एपिसोड ही बचा है, जो कि अगले संडे आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।